मित्रों नमस्कार। आज मैं पैरामीटर ऑफ लॉ के इस एपिसोड में एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के सेक्शन 32 क्लॉज 1 से संबंधित है डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में जानकारी आपके समक्ष रख रहा हूँ। डाइंग डिक्लेरेशन जैसा कि इसका नाम है मृत्युकालिक कथन, यह वह कथन होता है जो मृत्यु के समय कोई भी व्यक्ति डॉक्टर के समक्ष, पुलिस के समक्ष अथवा मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना अंतिम समय में मरते समय कथन देता है। यह आम धारणा है कि व्यक्ति जब मृत्यु के समीप होता है या मरने वाला होता है तो वो अपनी जबान से सत्य बोलता है, क्योंकि उसे ईश्वर के निकट जाना होता है। इसमें यह भी उपधारणा है कि मानसिक क्षमता उसकी ऐसी होनी चाहिए कि वो बार बार अपने कथन को न बदले, कंसिस्टेंसी हो बयान में, किसी की सिखाए पढ़ाए में कथन ना दे। इस डाइंग डिक्लेरेशन में महत्वपूर्ण ये है कि ये धारा 32(1) के अंतर्गत साक्षी के रूप में उस व्यक्ति का कथन अंतिम समय में लिया जाता है जो ऑन ओथ जैसे बयान होता है उसी तरह कारोबार के अनुक्रम में हो, मानसिक उसका स्वास्थ्य ठीक ना हो, लोक कर्तव्य या प्रथा से संबंधित हो, नातेदारी के अस्तित्व में हो, पारिवारिक वसीयत से संबंधित हो, समव्यवहार के रूप में हो, रूढ़ी या प्रथा के रूप में हो, अगर कई लोगों द्वारा किए गए कथनों के संबंध में हो। तो इस डाइंग डिक्लेरेशन का एक लैटिन वर्ड है जिसको लैटिन वर्ड को डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में लेटरम मोटरम अर्थात मृत्यु के समय किया गया कथन अत्यंत विश्वसनीय माना गया है। हियर से एविडेंस का एक एक्सेप्शन है, अर्थात सुनी सुनाई साक्ष्य जैसे ग्राह्य न होती है, लेकिन ये उसका अपवाद है डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में। अभियुक्त के ब्याह पर भी डाइंग डिक्लेरेशन कोर्ट के समक्ष दिया जा सकता है। ट्रूथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ ए डाइंग मैन, इस उपधारणा के आधार पर ये कथन डाइंग डिक्लेरेशन होता है। रिटन और वर्बल स्टेटमेंट हो सकता है। कोई भी व्यक्ति जो मर चुका है उसकी मृत्यु का कारण, परिस्थिति क्या थी, किन समव्यवहार में वो मरा, इसके लिए एक सबसे महत्वपूर्ण प्रकरण प्रिवी काउंसिल का पकाला नारायण स्वामी वर्सेस स्टेट एम्परर 1939 का था। इस प्रकरण में एक व्यक्ति के द्वारा 3,000 रुपये 18% ब्याज की दर से अभियुक्त को दिए गए थे। अभियुक्त की पत्नी द्वारा कई बार पत्राचार किया गया और उस व्यक्ति को वापस उन पैसों को देने के लिए बुलाया गया। वह व्यक्ति अर्थात मृतक अपनी पत्नी को यह बोलकर गया कि मैं उसके पैसे वापस लेने जा रहा हूं। तब उस व्यक्ति का जिसके द्वारा पैसे दिए गए थे 7 हिस्सों में शरीर कटा हुआ मिला और बाद में मरते समय चूंकि वह बीवी को सारी परिस्थिति को बताकर गया था, उसके कथन को एडमिसेबल इन एविडेंस मानते हुए डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में माना गया और इस प्रकरण में बाद में अभियुक्त को इन्हीं आधारों पर सजा दी गई। इंडिया और इंग्लिश लॉ में डाइंग डिक्लेरेशन में क्या फर्क है ये भी बतलाऊंगा। इंडिया में एक व्यक्ति यदि बुरी तरह जल गया है, जख्मी हो गया है, तो जो भी स्टेटमेंट वो मरते समय देता है यह माना जाता है कि वो सत्य के अत्यंत निकट है। ये प्रिजम्पशन होता है कि मरने के करीब है और ऊपर भगवान के पास उसे जाना है, इसलिए वो सही कथन देगा, झूठ नहीं बोलेगा। जवान पर झूठ बोलकर वह ईश्वर से बाद में नहीं मिलेगा। इंग्लिश लॉ में डाइंग डिक्लेरेशन के लिए एक्सपेक्टेशन का होना जरूरी है। अब मैं आपको यह बतलाता हूं कि डाइंग डिक्लेरेशन कैसे रिकॉर्ड होगा। ये किसी इशारे के द्वारा भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। क्वीन एम्प्रेस के केस में वर्सेस अब्दुल्ला के केस में गर्दन कट गई थी, इशारों से बताया गया। ये डाइंग डिक्लेरेशन जो है मजिस्ट्रेट के समक्ष, पुलिस वालों के समक्ष या डॉक्टर द्वारा प्रश्न उत्तर के रूप में भी हो सकता है, सामान्य रूप में भी हो सकता है। जैसे मजिस्ट्रेट गवाहों के कथन आदि ऑन ओथ रिकॉर्ड करता है, उसी तरह इसकी महत्वाकांक्षा मानी गई है। और ये डाइंग डिक्लेरेशन कोर्ट सेटिस्फाई होने पर इसको 70 से 80% तक विश्वसनीय मानकर ग्राह्य करता है तथा प्रकरण में स्टेट ऑफ माइंड उस व्यक्ति का क्या था, इन सब बातों पर विचार करेगा। कॉज ऑफ डेथ, सर्कमस्टेंसेज ऑफ डेथ, ट्रांजैक्शन ऑफ डेथ क्या थी, इन सब बिंदुओं पर न्यायालय को गंभीरता पूर्वक विचार करना होता है तथा सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन डाइंग डिक्लेरेशन को रिलायबल मानते हुए इस आधार पर भी अभियुक्त को सजा दी जा सकती है। एफआईआर यदि किसी व्यक्ति ने लिखवाई और 4-6 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई है तो इस एफआईआर को भी डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में ट्रीट किया जा सकता है।
एक अन्य महत्वपूर्ण प्रकरण आर मनी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के प्रकरण में औरत जलकर मर गई थी। उस औरत के पति ने बच्चों को कहा कि तुम बाहर जाकर खेलो, और डाइंग डिक्लेरेशन उसका लिया गया तो ये कहा गया कि पूर्व में उसके पति से उसकी अनबन रहती थी, उसने पूर्व में भी आत्महत्या का कई बार प्रयास किया था, पति पत्नी के टर्म्स ठीक नहीं चल रहे थे, पति ही उसे बाद में जलने के बाद अस्पताल लेकर गया था। ऐसी स्थिति में डाइंग डिक्लेरेशन को इस प्रकरण में विश्वसनीय नहीं माना गया। एफआईआर लिखवाने के 3-4 दिन बाद डेथ होने पर डाइंग डिक्लेरेशन कुछ प्रकरणों में विश्वसनीय भी माना गया है। आर रामचंद्र वर्सेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर के प्रकरण में इससे स्थिति भिन्न थी। इसमें वन ऑफ द एक्यूज्ड होता है, विक्टिम होता है या विटनेस साक्षी के रूप में हो सकता है। जहां पर्याप्त एविडेंस ना हो वहां डाइंग डिक्लेरेशन को एकमात्र डिजीज्ड का स्टेटमेंट मानकर रिलायबल एविडेंस के रूप में कोर्ट उस पर भरोसा करती है। ऐसा कहा जाता है कि मरने वाले के मुंह में सत्य विराजमान होता है। ऐसे व्यक्ति जिसे साक्षी के रूप में नहीं बुलाया जा सकता है, एविडेंस उसकी रेलिवेंट होगी और सुसंगत मानते हुए साक्ष्य में ग्राह्य की जाएगी। 32(1) के अंदर यह माना गया है कि जो व्यक्ति मर चुका है जिन्हें साक्षी के रूप में नहीं बुलाया जा सकता है, वो हियरसे एविडेंस का ये एक्सेप्शन है। ये कारोबार के अनुक्रम में हो सकती है, मानसिक स्वास्थ्य खराब हो, लोक कर्तव्य या प्रथा के रूप में, नातेदारी के अस्तित्व के रूप में, पारिवारिक वसीयत से संबंधित हो सकता है, समव्यवहार जो दस्तावेज का कोई भाग हो, रूढ़ी प्रथा के संबंध में हो, कई लोगों द्वारा किया गया हो, रिटिन या वर्बल हो सकता है, जो व्यक्ति मर चुका है मृत्यु की कारण और परिस्थिति क्या थी उस आधार पर हो सकता है, या लैटिन वर्ड लेटरम मोर्टम अर्थात मृत्यु के समय किया गया कथन विश्वसनीय मानते हुए न्यायालय उसको ग्राह्य साक्ष्य के रूप में लेता है। हियरसे एविडेंस का ये एक्सेप्शन है। प्रोसिक्यूशन भी अभियुक्त के बिहाफ पर डाइंग डिक्लेरेशन कोर्ट के समक्ष दे सकता है। ट्रूथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ ए डाइंग पर्सन और डाइंग मैन। एंड ऑफ जस्टिस के लिए विक्टिम जो मर गया है उसका कथन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाकर इस कथन पर न्यायालय विश्वास करती है। एक अन्य प्रकरण उल्काराम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में कॉज ऑफ डेथ मृत्यु के कारण समव्यवहार से संबंधित माना गया था। डेथ ही प्रश्नवाचक हो तब ऐसी बात है कथन के रूप में डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में न्यायालय द्वारा सुसंगत मानते हुए स्वीकार की जाती है। इस प्रकार वजीर चंद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में अभियुक्त की पत्नी को जो कुछ बताया गया था वह डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में माना गया। लिखकर बोलकर प्रश्न उत्तर में इशारों से भी ये डाइंग डिक्लेरेशन किया जा सकता है। पर्टिकुलर फॉर्म इसका कोई प्रिस्क्राइब नहीं है। प्रश्न उत्तर में भी हो सकता है, वर्णनात्मक रूप में भी हो सकता है, नेचुरल रूप में जो भी है, भाव भंगिमा इशारे से भी हो सकता है। क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला के प्रकरण में यह व्यवस्था दी गई है। भाषा इसकी कोई भी हो सकती है। एक प्रकरण में कन्नड़, उर्दू भाषा, तेलुगु आदि में दिए गए कथन को भी विश्वसनीय माना गया था। किसी भी भाषा में डाइंग डिक्लेरेशन को रिकॉर्ड किया जा सकता है। यदि मृतक पूरी बात किए बिना मर जाता है तो ऐसा कथन उसका अधूरा होने के कारण विश्वसनीय न्यायालय द्वारा नहीं माना जाता है। इसके अलावा डाइंग डिक्लेरेशन की एविडेंशियरी वैल्यू KR रेड्डी वर्सेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर एवं खुशहाल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे के प्रकरण में बतलाई गई है। मृत्युकालिक कथन साक्ष्य में बिना शंका के ग्राह्य किया जाता है। न्यायालय के माइन्यूट निरीक्षण लेकिन करना उस पर आवश्यक है। मृतक की सही मानसिक स्थिति उस समय क्या थी, बार बार वो भाव भंगिमा तो नहीं बदल रहा था, किसी के कहे में तो कथन नहीं दे रहा था, दबाव में तो कोई कथन नहीं था, बिटरनेस और वॉलंटरली होना चाहिए, कोरेबोरेशन के बिना भी ये ग्राह्य माना जाता है। गाइडलाइन ये है खुशहाल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे के प्रकरण में सोल बेसिस उसका नहीं है, कोरेबोरेशन के बिना भी दोष सिद्धि का आधार हो सकता है, फैक्ट्स और परिस्थिति के अनुसार। इस प्रकार कुल मिलाकर मृत्युकालिक कथन जबकि व्यक्ति मृत्यु के निकट होता है और ये प्रिजम्पशन होता है कि मरने के करीब है, भगवान के यहाँ इसे जाना है, इस कारण ये जबान पर झूठ बोलकर ईश्वर से नहीं मिलेगा। इस धारणा के कारण इस डाइंग डिक्लेरेशन जैसा कि नाम से स्पष्ट है मृत्युकालिक कथन का एविडेंशियरी वैल्यू है और डाइंग डिक्लेरेशन को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 क्लॉज 1 में काफी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। व्यक्ति मृत्यु के समय करने वाला कथन सक्षम मजिस्ट्रेट या प्रॉपर तरीके से देता है और मानसिक क्षमता उसमें इतनी है कि वे सारी बातें याद दे रहा है, रख रहा है, बार बार स्टेटमेंट नहीं बदल रहा है। तो इस मृत्युकालिक कथन को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हुए
किसी के भी द्वारा रिकॉर्ड किया गया हो, साक्ष्य में ग्राह्य किया जाता है तथा प्रकरण में अभियुक्त की दोष सिद्धि का आधार हो सकता है। इस प्रकार मैंने मृत्युकालिक कथन को साधारण भाषा में आपको बतलाया। यदि मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फ्रेंड्स को भेजें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।